गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज जो लेक्चरर पढ़ेंगे वो पॉइंट म्यूटेशन के वजह से जो डिजीज होता है वो कई प्रकार का डिजीज था। पहले था सेक्स लिंक्ड डिजीज, उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑटोजोमल डिजीज में से डोमिनेंट डिजीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अभी पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन के वजह से जो डिजीज होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में आज के लेक्चरर पढ़ेंगे। जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का कंडीशन पढ़ेंगे एंड इसके अंदर में जो 9 एग्जाम्पल्स होते हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है उसके कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है हमारे डीएनए के अंदर में न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट के वजह से अबनॉर्मल प्रोटीन बनता है एंड वो अबनॉर्मल प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज क्रिएट करता है। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो या तो ट्रांजिशन या तो ट्रांसवर्सन। तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन मैंने बोल चुका हूं। ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन के वजह से जब न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट होता है तो वो ऑटोजोम के अंदर में होता है तो ऑटोजोमल डिजीज होता है। रिसेसिव कंडीशन इधर लिखा हुआ है। रिसेसिव का मतलब होता है कि अगर दोनों पेरेंट कैरियर बनते हैं, यानी दोनों पेरेंट के एक एक जीन म्यूटेंट है, दोनों पेरेंट के एक एक जीन अगर म्यूटेशन है एंड दोनों पेरेंट से म्यूटेंट जीन बच्चों के पास आता है, बच्चों के पास से दोनों जीन म्यूटेंट अगर रहता है तो फिर बच्चों को डिजीज होता है। यानी कंडीशन होता है इस डिजीज का रिसेसिव ऑटोजोमल, यानी मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांसेस टू अफेक्ट दिस डिजीज। मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। अब जो मेन सवाल होता है जो मेन सवाल होता है कि कब होता है ना, पेरेंट अगर कैरियर बनेंगे, कैरियर पेरेंट को डिजीज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये डिजीज तभी अपीयर होगा जब किसी के पास से दोनों जीन म्यूटेशन होंगे। यही है रिसेसिव का मेन पॉइंट। दोनों जीन अगर म्यूटेशन होंगे तो डिजीज होगा। एक जीन होगा तो वो कैरियर बन के रहेगा, अगर नहीं होगा तो वो नॉर्मल है। अगर कैरियर है वो अपना डिजीज को अपने जेनरेशन में पास जरूर करेगा, लेकिन कैरियर होने के वजह से उसके अंदर में डिजीज कभी दिखाई नहीं देगा। कैरियर पर्सन्स कैन लिव इन ए नॉर्मल लाइफ बट इट कैन पासेस सच डिजीज टू देयर जेनरेशंस। तो डिजीज तभी होगा जब वो दो जीन म्यूटेशन होगा, यानी जनरली ये डिजीज होगा जब दोनों पेरेंट कैरियर होंगे एंड दोनों के जो एक एक म्यूटेंट जीन बच्चों के पास आएगा, बच्चों के अंदर में दोनों म्यूटेशन जीन रह जाएगा तो बच्चों को डिजीज होगा। यही कंडीशन से आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। जो मैंने बोला वो इधर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। अभी हम जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के अंदर में मैंने यहाँ पर 9 एग्जाम्पल्स रखा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनमें से भी कई सारे एग्जाम्पल है जो नीट सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें 9 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आगे के लिए काम आएगा। अब जो सवाल हमें एक एक करके पढ़ेंगे, पहला डिजीज का नाम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, वो धीरे धीरे सिकल लाइक की, जिसमें घास काटते हैं, सिकल टाइप में बन जाएगा हीमोग्लोबिन का शेप। आरबीसी का शेप जो होगा, हीमोग्लोबिन का शेप जो होगा वो धीरे धीरे सिकल शेप बन जाएगा। वो सिकल सेल एनीमिया, इसमें खून की कमी होता है, फैटिग होता है एंड येलो कलर के बॉडी हो जाता है। तो ये बहुत किस्म के डिजीज होता है, सिम्टम्स होता है। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम जाएंगे नेक्स्ट पेज को। सिकल सेल एनीमिया ये है। हमने हमेशा बोला कि जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज इज ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज एंड द डिजीज इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन बोथ द जीन्स आर म्यूटेंट। यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑलवेज क्रिएट्स डिजीज एंड हेटेरोजाइगोट कंडीशंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द डिजीज
but they are called carrier, and it can passes their this disease to their next generations. कंडीशन को अगर हमें थोड़ा सा समझेंगे, मान लीजिए मैंने पेज लेके दिखाता हूँ कंडीशन को। मान लीजिए किसी के पास होता है हीमोग्लोबिन के अंदर में, ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर ए फॉर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, दूसरे में आता है HbA, दिस इज ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन, परफेक्ट हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर में आराम से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा रह पाएगा, यानी बाइकॉन्केव शेप में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर में म्यूटेशन होता है, अगर HbA एंड HbA से, ए का मतलब है उसमें से एक जीन म्यूटेंट आया है, तो ये डिजीज नहीं होगा, ये कैरियर होगा एंड ये अपने जनरेशन में डिजीज फैलाएगा। तो कंडीशन यही होता है कि ये कैरियर हो गया, यानी इसको हमें बोलेंगे ये कैरियर है। तो पहले इसको सीखने से आगे कर पाओगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूँगा कि HbA एंड दोबारा कर देता हूँ, सॉरी, मतलब अगर मैं इसमें से बता दूंगा HbA से एंड दोबारा हो जाएगा HbS। अब HbS से ही डिजीज देगा, यानी ये दोनों म्यूटेंट जीन है। ए नॉर्मल जीन है, ए से म्यूटेंट जीन है, तो ए से जो होता है म्यूटेंट जीन है। अगर किसी के पास से दोनों हीमोग्लोबिन दोनों पेरेंट से आया, म्यूटेंट जीन आया, तो इनको सिकल सेल एनीमिया होगा। अभी ये जो सिकल सेल एनीमिया होगा, यही कंडीशन से इसको अफेक्टेड करेगा सिकल सेल, यही है अफेक्टेड, ये अफेक्टेड पर्सन्स होंगे। अब हमें देखेंगे कि जब ये अफेक्टेड पर्सन है, तो इस अफेक्टेड पर्सन के लिए हम प्रीवियस में जाएंगे कि क्या क्या मतलब था सिकल सेल एनीमिया के पास। तो बेटा ये सिकल सेल एनीमिया हमारे पास है, ये जो नोट्स है आप लिखोगे, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो सिकल सेल एनीमिया के पास है, जब हम इसको देखेंगे, इसका मैकेनिज्म को देखेंगे, मैकेनिज्म को जब देखेंगे, जरा इधर देखो, आई हैव टोल्ड यू कि सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। द डिजीज इज ओनली अराइज्ड if both the parents are carrier or one parent is affected and the other parent is carrier, then the disease is arised to their progenies. But condition is how the mechanism of this disease, the disease का mechanism होता है जीन म्यूटेशन हुआ। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, XY को छोड़ दीजिए, रह गया 22 पेयर ऑटोजोम्स, ये ऑटोजोमल डिजीज है। 22 पेयर ऑटोजोम में से 11 पेयर क्रोमोसोम के अंदर में जो जीन एक होता है, 11 पेयर क्रोमोसोम में 11 क्रोमोसोम को देख लो, 11 पेयर क्रोमोसोम के अंदर में एक जीन है जिसका नाम है CTC, एक जीन है CTC। इस CTC में T अगर चेंज हो जाएगा A में, न्यूक्लियोटाइड T, थायामीन अगर चेंज होता है एडेनाइन के द्वारा, यानी एडेनाइन में चेंज हो जाता है, तो वो बनता है CAC। इसको हमें जब समझेंगे कैसे ये चेंजेस हुआ, तो CAC जब होगा तो ये CAC एक एबनॉर्मल अमीनो एसिड को अपना कैरेक्टर देगा, जिसके वजह से ये अमीनो एसिड का जो प्रोटीन का क्वालिटी बदल जाएगा एंड सिकल सेल एनीमिया होगा। तो उसको इसीलिए बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन इज चेंज्ड। मतलब जो हीमोग्लोबिन के अंदर में 7 अमीनो एसिड द्वारा एक हीमोग्लोबिन चेन बनता है, तो उसका 6th पोजीशन पे ग्लूटामाइन होता है। तो अगर ये CTC म्यूटेशन नहीं होता, तो फिर ये अपना कोडोन बनाता, जिसका नाम होता GAG, कोडोन होता, आगे दिखाऊंगा मैं। तो वो GAG ग्लूटामाइन को कैरेक्टर देता एंड ग्लूटामाइन की वजह से एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता जिसमें 7 अमीनो एसिड है, तो वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाएगा, CAC बनेगा, CAC जिसको कैरेक्टर देगा उसका नाम होगा GUG, कोडोन का नाम होगा GUG। तो कोडोन का नाम अगर GUG होगा, कोडोन का नाम अगर GUG होगा, तो फिर GUG ग्लूटामाइन को कैरेक्टर देता नहीं, तो किसको देता है कैरेक्टर? GUG कैरेक्टर देता है वैलिन को। तो बदल गया, जिस जगह पे ग्लूटामाइन था उस जगह पे वैलिन आ जाएगा।
तो अमीनो एसिड चेंज होने के वजह से प्रोटीन का क्वालिटी बदल जाता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास है 11 नंबर क्रोमोसोम में सीटीसी जीन का म्यूटेशन होके जब सीएससी बनता है तो ये अबनॉर्मल अमीनो एसिड को कैरेक्टर देता है एंड वो कैरेक्टर के वजह से डिजीज होता है। अब आप इसको नोट करो, इसमें यही चीज़ सब लिखा हुआ है। तो जब अबनॉर्मल कैरेक्टर आएगा तो हीमोग्लोबिन का जो शेप होगा बाइकॉन्केव के बजाय हो जाएगा सिकल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन कैरी सही से नहीं होगा। यही है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में कमी आ जाएगा, थकावट आएगा, हीमोग्लोबिन कम होंगे, तो वो डिजीज वगैरह सिम्टम्स अराइज होगा। अब उसके मॉलिकुलर मैकेनिज्म को अगर हमें दोबारा देखते हैं, देखो हमारे बॉडी में जब डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है या एंजाइम बनाता है या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो किस तरीक़े से मैकेनिज्म होता है। हमारे बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए का कैरेक्टर को कैरी करके लाता है, उस प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंड एमआरएनए बनता है प्रोटीन में, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। छोटी सी चीज़ कह देता हूँ, शायद जिसके पास बायोलॉजी नहीं भी है उन्हें समझ में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? हमने यही सुना है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जस्ट लाइक मैं ये कहूँगा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये इंग्लिश लेटर है। उसको हिंदी में बोलेंगे मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो हिंदी लेटर है। यहाँ पर मीनिंग दोनों का सेम है, लेटर बदलता है। एग्जैक्टली हैपेंड हियर इन एमआरएनए, कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, but same character is transferred to the protein and such character is present in amino acid sequences। यहाँ पर mRNA के अंदर में लैंग्वेज है न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन के अंदर में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है अमीनो एसिड। ड्यू टू लैंग्वेज इज चेंज्ड बट कैरेक्टर इज सेम, दैट्स वाई द प्रोसेस नेम इज ट्रांसलेशन। चलो, डीएनए से प्रोटीन इस तरीका से बनता है। अगर इनमें कहीं से कुछ कमी होगा, म्यूटेशन होगा, चेंजेस होगा, तो जो प्रोटीन बनता है वो फॉल्टी प्रोटीन से बनता है एंड क्या बोलते हैं अबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से डिजीज बॉडी के अंदर में अपीयर होता है। तो इसको कहते हैं कि नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये अपना आप किसी के बॉडी में भी हो सकता है। सवाल अभी हमें देखेंगे कि इस तरीक़ा से प्रोटीन बनता है। सबसे पहले मैं नेचुरली कैसे हमारा सही हीमोग्लोबिन बनता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको नोटिस करो। सी हियर, दिस इज ए डीएनए सेगमेंट दैट इज कॉल्ड जीन। ये जीन 11 नंबर क्रोमोसोम का जीन है। ये जीन 11 नंबर क्रोमोसोम का जीन है। हमेशा तुम्हें पता होता है कि जीन डीएनए के अंदर में 2 स्ट्रैंड होता है। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ डीएनए। कभी 3' to 5' नहीं बोलना, जैसे एनसीईआरटी बोला हुआ है, एनसीईआरटी गलत लिखा हुआ है। ओके, तो अभी ये जो सीटीसी देखो मैंने कैसे लिखा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीटीसी लिखा। तो ये सीटीसी जो ऊपर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जीएजी है। हमको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड से कोई लेना देना नहीं है हमको, क्योंकि कैरेक्टर टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही ट्रांसक्राइब होता है, एमआरएन के पास आता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास है सीटीसी है। तो सीटीसी जब ट्रांसक्रिप्शन में जीएजी बनेगा, जीएजी एक कोडोन का नाम है, ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन हमारा जेनेटिक कोड के अंदर में 3 न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा होकर कैरेक्टर कैरी करते हैं हमारे बॉडी का। ये जीएजी ट्रांसलेशन के जरिए में देखो किसको कैरेक्टर दे रहा है, ग्लूटामाइन, जी लिखा मैंने, ग्लूटामाइन को कैरेक्टर दे रहा है। ये जो ग्लूटामाइन है, सी हियर, ये जो ग्लूटामाइन है, ये ग्लूटामाइन को कैरेक्टर देने से हमारा ये जो 7 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन है चेन हीमोग्लोबिन, वो परफेक्ट नॉर्मल प्रोटीन बनता है। ये नॉर्मल प्रोटीन बनने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन परफेक्ट रहता है। इट फॉर्म्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कैरी ऑक्सीजन, यानी HbO2 ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का फॉर्मूला। यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, 8 आटम एक हीमोग्लोबिन। बट सवाल है कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, एक आरबीसी के अंदर में
250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 250 मिलियन। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यानी एक आरबीसी के अंदर में हो गया 250 मिलियन इंटू 4 इक्वल टू 1000 मिलियन, दिस इज इक्वल टू 1 बिलियन। यानी एक आरबीसी के अंदर में 1 बिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 बिलियन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर में एक आरबीसी में। तो यानी ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नॉर्मल के अलावा अगर म्यूटेशन हुआ, ये मैंने नॉर्मल दिखाया था। अच्छा, मैंने फिर तुमको समझाया था बच्चों कि ये जो म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन तब होता है जब प्यूरिन प्यूरिन में बदलता है या पिरिमिडाइन पिरिमिडाइन में बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा नॉर्मल है, अब सी के बदले में टी हुआ। वेयर वाज सी, साइटोसिन थायामिन यूरासिल पिरिमिडाइन में है, यानी यहाँ पर पिरिमिडाइन पिरिमिडाइन में चेंज हो रहा है। साइटोसिन थायामिन को पिरिमिडाइन चेंज कहते हैं, क्योंकि पिरिमिडाइन में 3 आता है न्यूक्लियोटाइड सीटीसी, थायामिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। सी के बदले में टी हो गया, चेंज हो गया, देख लो इसमें से चेंज हुआ, सी के बदले में टी हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन हुआ, जब ट्रांजिशन हुआ, जरा देखो इधर से, सीटीटी जब ट्रांसक्राइब करेगा वो बनेगा जीएए। जीएए कोडोन क्या करेगा, ये कोडोन ट्रांसलेशन के जरिए में ये सेम अमीनो एसिड को कैरेक्टर दे रहा है। देख लो ऐसा क्यों हुआ ना, बोबल हाइपोथेसिस कहता है कि अगर कोडोन के अंदर में थर्ड न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज होता है, उसमें कैरेक्टर बदलता नहीं है। म्यूटेशन जरूर होता है लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलता। इसलिए जेनेटिक कोड में पहला 2 लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड लेटर इज नॉट द इम्पोर्टेंट वन। अगर पहला 2 लेटर कॉमन है तो कैरेक्टर सेम अमीनो एसिड को कैरेक्टर जाएगा। तो ये सेम अमीनो एसिड को कैरेक्टर दिया, यानी कंडीशन इधर क्या हुआ देख लो बच्चे, इस कंडीशन में म्यूटेशन हुआ लेकिन कैरेक्टर बदला नहीं, प्रोटीन के अंदर में कोई असर नहीं पड़ा, तो जो पर्सन था वो नॉर्मल रहा। लेकिन सवाल है, क्या ये पर्सन अपना डिजीज को अपने जनरेशन में कैरी कराएगा, ट्रांसफर करेगा? जरूर करेगा ये, लेकिन इनको डिजीज नहीं होगा। म्यूटेशन अकर, इट इज ए साइलेंट म्यूटेशन, इट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन लिखा हुआ है। ये अपना साइलेंट म्यूटेशन मतलब अपनी जनरेशन में डिजीज को फैलाएगा, उनसे जो बच्चे होंगे उनको हो सकता है। अच्छा, सीटीसी जब सी बदल गया ए में, वेयर वाज ए ना, ए आर्डेनाइन में होता है प्यूरिन, तो सी होता है पिरिमिडाइन। जब पिरिमिडाइन से प्यूरिन बदलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन। तो यहाँ ट्रांसवर्सन हुआ, एटीसी कैरेक्टर किसको देगा, यूएजी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कोडन हो जाता है। तो यूएजी बच्चा एक नॉनसेंस कोडन होता है। हमारे बॉडी के अंदर में 3 नॉनसेंस कोडन होता है, यूएजी, यूएए एंड यूजीए। ये कौन सा है, यूएजी। 3 नॉनसेंस कोडन में से एक यूएजी। नॉनसेंस कोडन में कैरेक्टर नहीं होता, वो जब भी अपीयर करता है वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इट इज ए नॉनसेंस कोडन, इट स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। अब सवाल हमारा सिकल सेल एनीमिया में अभी तक आया नहीं, अब आएगा। कैसे आएगा, देखो बीच वाला चेंज हुआ, टी बदला ए में। व्हाट इज टी, टी इज ए पिरिमिडाइन। व्हाट इज ए इज ए प्यूरिन। तो पिरिमिडाइन से फिर प्यूरिन को चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। अब ट्रांसवर्सन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन अकर so that it becomes a CAC, this is a template strand, and this template strand produces a GUG produces their character, giving their character to the valine instead of glutamine. See here, क्योंकि बीच वाला न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, थर्ड चेंज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाला चेंज हुआ तो फर्क पड़ गया। जैसे ही फर्क पड़ गया तो अपना कैरेक्टर GUG एक कोडोन है, आगे पढ़ोगे, ये अपना कैरेक्टर वैलिन को देता है। तो वैलिन को दिया तो 6 नंबर पोजीशन पे अमीनो एसिड का चेंजेस हो गया, जिसके वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन चेंज हुआ। क्वांटिटी वही 7 है, अमीनो एसिड है, क्वालिटी चेंज हुआ। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। अभी जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, क्या हुआ क्वालिटी ना, इसी ग्लूटामाइन चेंज होने की वजह से, वैलिन आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का शेप पे बाइकॉन्केव था
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा था, वो नहीं रहा, वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर में, घास काटने वाला स्ट्रक्चर जैसा सिकल होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया। उसके अंदर में हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर में मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का जो पैरासाइट्स होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उन्हें कभी मलेरिया नहीं होता है। ओके, क्योंकि आरबीसी छोटा होता है, मलेरिया आरबीसी के अंदर में ग्रो करता है। जब आरबीसी पतला होता है, फट जाता है, तो फिर उनको मलेरिया नहीं होता है। खैर बात सही है, अच्छी बात थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर में, एंड हमेशा हीमोग्लोबिन उसमें से 7, 6, 5, 4 ऐसे कंडीशन में रहेगा। ऑक्सीजन कम रहेगा, वीकनेस होगा, फैटिग होगा, एंड वो मोस्टली बेड रेस्ट में, हर महीने में 5-6 दिन बेड रेस्ट में उनको रहना पड़ता है अगर ये डिजीज आया तो। ये क्रोमोजोमल डिजीज है, ऑटोजोमल डिजीज है, ये रिसेसिव डिजीज है। दोनों जीन म्यूटेशन होने से डिजीज होता है। ये दोनों जीन म्यूटेशन जब हुआ, यहाँ से म्यूटेशन हुआ तो ये डिजीज हुआ, यहाँ से, ये उसका मॉलिक्यूलर बेसिस है। अगर कंडीशन के हिसाब से अगर हमें देखेंगे, इसमें लिखा गया सेल्फ डू, हाउ द डिजीज इज इनहेरिटेड। इसमें से मेल एंड फीमेल इक्वल चांसेस है, मैंने पहले बोल चुका हूँ। ये जो कंडीशन दिखाया गया ए, मैंने बोल चुका हूँ ए डिजीज देगा नहीं, एस भी डिजीज नहीं करेगा मगर कैरियर होगा, एस डिजीज करेगा। अगर हमने इन तीनों से किसी भी पेरेंट को लेके क्रॉसिंग करवाएंगे, डिजीज दिखाएंगे, तो हमें इसमें से डिजीज को देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से ये डिजीज होगा। मैंने यहाँ पर दिखा रहा था ये डिजीज होगा। अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन को बता दूँ तो देखो कैसे बता दूँ, ठीक है, आगे लेता हूँ। देखो बच्चे कैसे कंडीशन होगा। मान लीजिए फादर ये है एच बी, मैंने छोटा ए ले लिया, एच बी ए, ये फादर है। मदर आ जाएगा भी हीमोग्लोबिन एच बी ए एंड एच बी एस। तो इस कंडीशन पे मदर कैरियर है, तो किसी भी बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि एक है, किसी एक पेरेंट को डिजीज का कैरियर जीन प्रेजेंट है, तो डिजीज होगा नहीं। कैसे बच्चे होंगे? अगर 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे से ये आएगा एच बी ए, फादर से आएगा, मदर से भी आ जाएगा एच बी ए, फिर फादर से आएगा एच बी ए, फिर मदर से आ जाएगा एच बी ए से, फिर ये वाला फादर से आएगा दूसरा वाला एच बी ए, फिर मदर से आएगा एच बी ए, फिर फादर से यही वाला एच बी ए एंड मदर से आएगा एच बी एस। देख लो ये दोनों, देख लो ये दोनों कैरियर बन कर आएंगे। दिस इज कैरियर, दिस इज कैरियर। कैरियर अपने जनरेशन में डिजीज फैला सकते हैं जरूर, लेकिन कैरियर को कोई अफेक्ट नहीं होगा। कैरियर के वजह से कोई डिजीज का कंडीशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, कैरियर की वजह से डिजीज आपको नहीं होगा, मगर कैरियर की वजह से डिजीज जो होगा आगे जनरेशन में फैलेगा। अगर मैं यही कंडीशन को एक और कंडीशन में लेके करता हूँ, देखो कैसे करूँगा। इधर देखो, सपोज मैंने ऐसे करता हूँ कि जो फादर है उसको कैरियर है, कैरियर मतलब एस लगाया मैंने। मदर जो है वो भी कैरियर है, अब एक बच्चा को डिजीज होगा, कैसे ना, पहला तो होगा क्रॉसिंग कर लेना, क्रॉसिंग आना चाहिए तुम लोगों को। एच बी ए उधर से आएगा एच बी ए, ठीक है। दूसरा बच्चा होगा एच बी ए, उधर से आएगा एच बी एस, फिर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, एच बी ए एच बी एस। लास्ट बच्चा इसका फादर का एच बी एस आएगा, मदर का भी एच बी एस आएगा। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट बच्चा है वो अफेक्टेड है, अब ये दोनों कैरियर है, ये कैरियर है, वो अफेक्टेड है, ये नॉर्मल बच्चा है। अगर हमें टेक्निकली देखेंगे तो रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो हो रहा है 3:1। 3 बच्चों का नहीं हुआ, एक बच्चा अफेक्टेड हुआ। लेकिन ये एक प्लियोट्रोपिक जीन है,
प्लियोट्रोपिक जीन का जो रेशियो आता है 2:1 आता है। नॉर्मल को छोड़ देते हैं, अगर नॉर्मल को हमें छोड़ देंगे तो कैरियर इज टू अफेक्टेड आ जाएंगे, कैरियर इज टू अफेक्टेड जो होंगे वो आ जाएंगे 2:1। तो इनका रेशियो होगा 2:1। नॉर्मल को छोड़ देते हैं, इट इज ए प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है ना। जैसे लिथल जीन का एक्सप्रेशन होता है वैसे होता है इसके अंदर में 2:1 फॉर्म में। नॉर्मल को छोड़ देते हैं। सवाल हुआ कि HbS इज ओनली अफेक्टेड, शुरू में ये बात मैं बोल चुका हूं। अच्छा, और कोई कंडीशन? जनरली यही कंडीशन अफेक्टेड करता है। अगर सपोज हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया, अगर सपोज हमने ऐसे करेंगे कि फादर को अफेक्टेड लगा दिया HbS, मदर को सपोज हमने लगा दिया कैरियर लगा देता हूँ, मदर को अगर लगा दिया हमने कैरियर मतलब HbS, इसमें क्या होगा? फादर से तो हमेशा आएगा एस वाला, मदर से यानी इसमें से एक बच्चा कैरियर होगा, बाकी तीनों बच्चे अफेक्टेड होंगे। एक बच्चा कैरियर होगा, देख लो कैसे होगा। ये आना चाहिए आपको बनाना, HbA, मान लो ये हो गया कैरियर, दूसरा HbS, दूसरा आ जाएगा HbS, तीसरा कंडीशन फिर ये अगर आएगा, अच्छा HbS, ये भी A आ रहा है, 50-50 आ रहा है, HbS, क्योंकि फादर में अच्छा उधर से 2 आ रहा है, मतलब इसके साथ है वो दोनों, इसके साथ है वो दोनों, यानी ये वाला डबल होगा दोबारा। अच्छा, ये हो जाएगा कैरियर, ये हो जाएगा कैरियर, यानी 2 कैरियर 2 अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज जैसे होता है, मतलब 2 कैरियर 2 अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी 50% कैरियर 50% अफेक्टेड हो रहे हैं। कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है इसमें। जो कैरियर है वो अपने डिजीज को अपने जनरेशन में फैलाएंगे, यही है इनका कंडीशन। इस तरीका से इस डिजीज को हमें पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा डिस्कस करते हैं। ओके, चेक कर लो। उसके बाद जो होता है, मैंने कुछ क्वेश्चन बोला, इस क्वेश्चन में अभी कोई जान नहीं बचा, क्योंकि हमने इससे पिछली बार में अभी कर दिया। जो मैंने डिस्कस कर रहा था ये वही है। क्या बोला? सपोज फादर इज अफेक्टेड बट मदर इज नॉर्मल, व्हाट प्रोजेनीज आर फाउंड। देख लो, अगर मैं इसको यहीं से छोटा करके इधर रख के अगर मैं दिखाऊंगा, क्या हो सकता है? देखो, अगर फादर अफेक्टेड मदर नॉर्मल, देखो फादर अफेक्टेड मतलब मैंने ऐसे कर दिया कि ऐसे मदर हो गया नॉर्मल, HbA। तो इसमें से बच्चा क्या होगा ना, सारे बच्चे कैरियर बनेंगे, किसी को अफेक्टेड नहीं होगा। ये कंडीशन हो गया, क्योंकि फादर से एस आएगा हमेशा, मदर से ए आएगा हमेशा। तो इनके सारे बच्चे जो HbA एंड HbA से होंगे, ये चारों बच्चे इंटू 4, ये सारे कैरियर बनेंगे, ऑल आर कैरियर बनेंगे। आप इसको चेक करना जरूर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फादर कैरियर मदर अफेक्टेड, देन व्हाट प्रोजेनीज आर फाउंड। फादर कैरियर, अगर मैं फादर को लेता हूँ HbA HbS, कैरियर हो गया, मदर अफेक्टेड HbS, ऐसा कंडीशन मैंने अभी कराया था। इसमें से क्या होगा? इसमें से 50% बच्चे अफेक्टेड होंगे, 50% बच्चे कैरियर बनेंगे, नॉर्मल तो कोई नहीं होगा। ये कंडीशन मैंने अभी कराया था, देख लो कहाँ पर है, ये वाला देखो, SS यानी इसमें से 50% कैरियर 50% अफेक्टेड हो रहे हैं। ये दोनों अफेक्टेड हैं, दोबारा देख लो अगर नोट करना है तो। सेम कंडीशन, यानी 50% कैरियर एंड 50% इसमें से अफेक्टेड होंगे। आसान है। इफ फादर इज नॉर्मल मदर इज कैरियर, फादर नॉर्मल मदर कैरियर, किसी को नहीं होगा एंड कुछ बच्चे अफेक्टेड मतलब कैरियर बन जाएंगे। कुछ बच्चे कैसे बनेंगे देख लो। फादर नॉर्मल, देख लो फादर को नॉर्मल कर लेते हैं, HbA फादर नॉर्मल, मदर कैरियर में HbA HbS। तो इनसे जो बनेगा HB के साथ क्या बनेगा देख लो। अगर हमें ऐसे करते हैं ना, एक एक करके लाते हैं, देखो HB के साथ HB, ऐसे भी कर सकते हो तुमने, HbA HbA, ये नॉर्मल हो गया।
फिर एच बी के साथ है एच बी ए से, यानी यहीं से ही आ जाएगा, फिर यहाँ से ही आ जाएगा, तो यानी दोनों बाकी दोनों सेम आएंगे। तो यानी 50% नॉर्मल 50% कैरियर बचे आएंगे इसमें से 3 नंबर क्वेश्चन में। कैसे आएगा कर दूं, एच बी ए एच बी ए एच बी ए एच बी ए से, फिर एच बी ए एंड लास्ट में फिर आ जाएगा एच बी ए एंड एच बी एस, ऐसे ही हो जाएंगे। यही होगा तुम्हारा कंडीशन जो होगा, ये हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अच्छा अब हमें उधर नहीं जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया के पास से जो हमें पढ़ा, तो इस तरीका के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया ना, सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, एंड ये डिजीज तभी होता है जब दोनों पेरेंट जनरली एक कैरियर बन के रहते हैं। ये 11 नंबर क्रोमोसोम का सीटीसी जीन म्यूटेशन होकर जब सीएसी होता है, तब ग्लूटामाइन के बजाय वैलिन को कैरेक्टर आता है। इसके वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन चेंज होता है, एंड डिजीज हीमोग्लोबिन सिकल सेल बनता है। उसके अंदर में ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम होता है, तो पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया होता है। बाकी क्वेश्चन जैसे आएगा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही सब कंडीशन है, खुद करना है। मैंने अभी इधर से कर भी दिया, ये सारे कंडीशन लेके, वही कंडीशन को लेके मैंने इधर से कर दिया, तो आप इसको देख सकते हो कैसा कंडीशन पे होता है। बाकी ये तीनों क्वेश्चन सेम कंडीशन जैसा, इस तरीका से सिकल सेल एनीमिया खत्म हुआ। अगर आपके एग्जाम में आता है, नीट एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर ना कभी बना था ना कभी बनेगा। अब हमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे थैलेसेमिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे थैलेसेमिया। तब तक के लिए बाय।